नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एलआईसी की लिस्टिंग। एलआईसी जो देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना डी स्ट्रीट डेब्यू कर रहा है कल, और देखना ये होगा कि लाखों शेयर होल्डर्स अब जो बन गए हैं, पहले तो ऑफ कोर्स लाखों पॉलिसी होल्डर्स थे, बहुत उनमें से शेयर होल्डर्स बन गए। बहुत शेयर होल्डर्स ऐसे नए भी बने हैं शायद एलआईसी पॉलिसी होल्ड ना करते हो, लेकिन अपने आप में एक बड़ी इंश्योरेंस, अभी तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा ये, और एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड होने जा रही है ग्लोबली। अगर इसके आप कंपैरेटिव देखिए तो ये अमंग द टॉप कंपनीज है ग्लोबली इंश्योरेंस की स्पेस में। हमने ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखा, बड़ा ऑफरिंग था, मार्केट एनवायरनमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है उसके बाद भी, लेकिन यहां से शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको उत्सुकता होगी ये जानने की कि मैं इसको पोर्टफोलियो का पार्ट अगर बनाऊं तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। आदित्य कुंडावर एक बहुत ही प्रतिभाशाली एनालिस्ट हैं, बाजार में प्राइमरी ऑफरिंग्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, और साथ में हमारे साथ विरल बिरेवाला भी ज्वाइन कर रहे हैं। वो एक काफी अनुभवी फंड मैनेजर हैं और ऑफ कोर्स बॉइंट कैपिटल के पार्टनर भी हैं। अब जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। विरल, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपने काफी बड़े बड़े आईपीओ देखे हैं इंडियन मार्केट में। एक बात तो बाजार में ये कही जाती है कि बड़े आईपीओ मार्केट का टॉप बना देते हैं। इस बार ये आ रहा है कि क्या ये बड़ा आईपीओ मार्केट का बॉटम बनाएगा, लेकिन इस पे आपकी क्या राय होगी? और ऑफ कोर्स एक बड़ी कंपनी बॉर्न हो रही है, अमंग द टॉप 5 लिस्टेड हो जाएगी ये लिस्टिंग के बाद। आपके इनिशियल थॉट्स क्या है? तो ये बात सही है कि हर बार जो बड़े आईपीओ आते हैं उसके बाद मार्केट टॉप होता है, और आई थिंक 10 में से 8 जो बड़े आईपीओ आए हैं वो सब अभी भी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है वो थोड़ा बड़े आईपीओ को लेके खराब है। इनफैक्ट आप जो लास्ट 2 बड़े पीएसयू आईपीओ आए थे इंश्योरेंस के, जीआईसी और न्यू इंडिया, वो दोनों अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 50 से 70% डाउन है। तो वो भी थोड़ा सा फैक्टर प्ले आउट कर रहा है। लेकिन एलआईसी एज सच अलग है, क्योंकि जो एस्टिमेटेड प्राइस था, जो 2100 रुपए आसपास के दाम में जो आईपीओ आना था, वो एक्चुअली 900 और 950 के रेंज में आया है। इनफैक्ट रिटेल को 904 रुपए में मिलेगा। तो वैल्यूएशन इस बार काफी मतलब ऑन द टेबल छोड़ रखा है। दूसरा, क्योंकि मार्केट फैक्टर्स और जो मार्केट पे मार्केट काफी नीचे था जब ये आईपीओ आया, तो जो रिस्पॉन्स भी है थोड़ा टेपिड रहा है, तो जो अलॉटमेंट भी है वो काफी डाइवर्सिफाई हुआ है। फेयर पॉइंट। विरल, आपके तो काफी फ्रेंड्स एफआईआई कम्युनिटी भी काम करते हैं, आप उनका वे ऑफ ऑपरेशन भी समझते हैं। ये भी हो रहा है कि ग्लोबली हाई ग्रोथ कंपनीज उस साइज की कम होती जा रही हैं, और इसलिए कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स ढूंढते रहते हैं एलआईसी जैसी साइज कंपनी जो 500 मिलियन, 800 मिलियन, 1 बिलियन की बाइंग एब्जॉर्ब कर ले एक बार में, और 8 से 10% ग्रोथ सस्टेनेबल और लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ दे सके। तो आपको लगता है कि एक बार कंपनी लिस्ट हो गई उसके बाद धीरे धीरे इसमें एफआईआईज और बड़े इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड टाइप ऑफ पीपल आने लगेंगे जिनको अच्छी एन्युटी ग्रोथ दिखिए और बड़ा पैसा एब्जॉर्ब कर सके? ये उस तरह की एक कंपनी बन सकती है, ऐसा लगता है आपको विरल? हाँ, डेफिनेटली। तो एलआईसी में जो आदित्य ने भी बोला, एक बहुत बड़ी ऑप्शनलिटी है। आप अगर एलआईसी का वैल्यूएशन देखेंगे तो आज के भाव से जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5,40,000 करोड़ है। एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है? एम्बेडेड वैल्यू मतलब आज तक जितनी एलआईसी ने पॉलिसी बेची है उनका आज से लेके फ्यूचर में प्रीमियम माइनस जो क्लेम्स होंगे वो, और जो भी परसिस्टेंसी होगी। एंड ये भी एक मैड करके फैक्टर होता है, मार्जिन फॉर एडवर्स डेविएशन। तो जो 5,40,000 जो एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो भी काफी कंजर्वेटिव बेसिस पे होता है। मतलब अगर कंपनी 8% जनरेट कर रही है रिटर्न, तो आप उसमें से 20% मैड हटा देते हो। तो ये तो है कि ये आईपीओ काफी सस्ता है। दूसरा, इसमें बहुत बड़ा ऑप्शनलिटी ये है कि एलआईसी का ज्यादा करके जो बैकबुक है, जो पुराने पॉलिसीज बेचे हैं, वो सारे पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है। तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में क्या होता है कि एलआईसी 95% पॉलिसी होल्डर को देता था और 5% खुद के लिए रखता था। अभी ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब FY23 और FY25 तक ये 92.5% हो जाएगा और 90% हो जाएगा। तो जो इतना बड़ा बैकबुक है, लगभग 30 लाख करोड़ का जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का है, उस पे जो रिटर्न आएगा
वो अभी LIC के पास ज्यादा रहेगा। तो इसलिए जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो LIC का अभी काफी कम दिखता है, सिर्फ 6,000 करोड़ दिखता है, वो बढ़ के मतलब इधर से 3-4 गुना हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इफ कंपनी डिलीवर्स तो आपको कंसिस्टेंटली वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा, एम्बेडेड वैल्यू में ग्रोथ दिखेगा। और जैसे आपने कहा, पॉसिबल है कि इंश्योरेंस अभी भी इंडिया में 10% पे तो इजीली ग्रो करेगा एट अ सिस्टम लेवल। इंडिया अभी भी बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसमें LIC ऑपरेट करता है, जनरली पार्टिसिपेटिंग का जो लोअर मार्जिन है, बट अभी वो नॉन पार्टिसिपेटिंग की तरफ ज्यादा मूव करेगा। जो हमने सारे रिजल्ट्स में देखा, मैक्स के या ICICI प्रूडेंशियल, सब लोग मोर एंड मोर टुवर्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग जा रहे हैं, जिसमें मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो अभी LIC के जो VNB मार्जिन काफी लो है, 9-10% आसपास है, वो भले प्राइवेट सेक्टर की तरफ 25 से 27% नहीं जाएंगे, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म 16-17% जा सकते हैं। सो फॉर अ FII ये अभी तो फ्लोट भी कम है, अभी सिर्फ 21,000 करोड़ का फ्लोट है, सिर्फ गवर्नमेंट ने 3.5% बेचा है, बट पोटेंशियली और 45% फ्लोट आ सकता है, जो हमने सारे PSUs में देखा, ONGC हो या कोल इंडिया हो। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बेट हो जाएगा। और लास्टली ये सारे इंडाइसेस में धीरे धीरे आ जाएगा। तो पहले निफ्टी और सेंसेक्स में आएगा, बट इवेंचुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको LIC दिखेगा कि वो ग्लोबल इंडाइसेस में आ जाएगा और सारे पैसिव पोर्टफोलियोज का भी पार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये थे विरल बिरेवाला और आदित्य कुंडावर, जो हमें बता रहे थे कि एज अ शेयर होल्डर अब जब LIC लिस्ट होगा तो आपको कौन से फैक्टर्स पे वॉच आउट करना चाहिए, कौन से एरियाज हैं जो हाई ग्रोथ एरियाज हैं, अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं LIC के लिए, और कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं इस कंपनी को, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अगर आपने शेयर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, आपको मिल गया है, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इस हिसाब से हो कि ग्रोथ कैसी आएगी बिजनेस में, अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके सामने, और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। ET नाउ संदेश पे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और व्यूअर्स का ये शो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो इस चर्चा के बाद अब बात करते हैं